हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप सभी बहुत अच्छे से होंगे और सभी अपनी तैयारी बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। मैं आप सभी की दोस्त अभिलाषा राज को स्वागत करती हूँ आप सभी का प्यारे यूट्यूब चैनल घर तक पर। तो कैसे हैं आप सभी, मुझे कमेंट करके बताएंगे कि आप कैसे हैं। तो स्वागत है आप सभी का आपके प्यारे यूट्यूब चैनल पर। जैसे कि आपको पता है कि सुबह 10 बजे हम जो है यूपी पुलिस री एग्जाम के लिए अपनी पी की सीरीज चला रहे हैं। ये पी की सीरीज हमारी घटना चक्र से संबंधित है। जितने भी विगत वर्षों में यूपी पुलिस से संबंधित जितने भी एग्जाम हो चुके हैं उनके हम सभी पी को आप सभी को डिस्कस करते हैं। और ये हमारा जो आज टेस्ट नंबर है, ये हिंदी का टेस्ट पेपर करने जा रहे हैं, जो 28 तारीख को 2019 में प्रथम पाली में हिंदी का जो प्रैक्टिस सेट आया था 10वें नंबर का, वो हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम नो पी वाई क्यू आपके साथ डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना और बने रहना हमारे यूट्यूब चैनल के साथ। तो चलिए, मैं आप सभी के दोस्त अभिलाषा रात को लेकर चलती हूँ आपको सेशन की तरफ, क्योंकि बिना टाइम वेस्ट करते चलेंगे हम अपने क्वेश्चन आंसर की तरफ। तो यहाँ पर जो सेट शुरू हुआ था, ये 114 से लेकर 150 तक को आपको हिंदी के प्रैक्टिस सेशन मिलेंगे। और इसी का प्रैक्टिस सेशन मैंने क्वेश्चन नंबर जो प्रैक्टिस सेशन नंबर 10 का 10 था, वो मैंने आपको पहले करा दिया है। तो आप सभी जाकर चैनल पर देख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 आप सभी के सामने, फटाफट से क्वेश्चन को पढ़ना है और पढ़ने के बाद ही आप सभी को अपने क्वेश्चन का आंसर भी करते हुए चलना है। तो जल्दी से क्वेश्चन नंबर 14 पढ़ेंगे कि निम्नलिखित प्रश्नों में से 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो बताता है कि इनमें से कौन सी रचना मीराबाई के द्वारा रचित नहीं है। यानी कि जो ऑप्शन आप सभी को दिए गए हैं, मीराबाई के द्वारा रचित रचना नहीं है, वही आपको बताना है। राग गोविंद, गीत गोविंद, राग सोरठा के पद या बनबास, विदेही, वैदेही का बनबास। तो आप बताएंगे जो ऑप्शन नंबर के डी है, वैदेही का बनबास, ये हरिओ सिंह उपाध्याय की रचना है। इसलिए क्या ऑप्शन नंबर के डी हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा, क्योंकि यह रचना मीराबाई की नहीं है। मूव ऑन करेंगे नेक्स्ट स्लाइड पर। क्वेश्चन नंबर 15 है कि माखन लाल चतुर्वेदी को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। हिमतरंगणी के लिए, समर्पण के लिए, युगचरण के लिए या माता के लिए। तो माखन लाल चतुर्वेदी को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था, तो आप बताएंगे हिमतरंगणी के लिए दिया गया था, जो 1955 में यह पुरस्कार उनको दिया गया था। ऑप्शन नंबर के ए क्वेश्चन नंबर 115 का राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि कभी कभी एग्जामिनर आपसे पूछ लेता है कि माखन लाल चतुर्वेदी को हिम तरंगणी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार कौन से सन में दिया गया था, यानी कब दिया गया था। तब आपको क्या है वहां पर सन बताना पड़ता है। तो आप सन को भी साथ साथ अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लेंगे। अगला क्वेश्चन जो आप सभी के सामने है वो गद्यांश से संबंधित है। यानी कि यहाँ पर आपको गद्यांश से 5 प्रश्न मिलेंगे। जो प्रश्न नंबर 16 से लेकर प्रश्न नंबर 20 तक है, वो आपको गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ते हुए 4 विकल्पों में से प्रत्येक प्रश्न का सर्वोत्तम उत्तर भी आपको चुनना है। तो चलिए, मैं आप सभी के सामने गद्यांश पढ़ रही हूँ, आप भी पढ़िएगा। कि जो पारखी डॉक्टर बोगल ने यूं ही चंबा को अचंबा नहीं कह डाला था, इसमें सैलानी भी इसी नगरी में यूं ही नहीं खिंचे चले आते हैं। चंबा की वादियों में ऐसा कोई सम्मोहक जरूरी है जो सैलानियों को मंत्रमुग्ध कर देता है और वे बार बार यहाँ दस्तक देने चले आते हैं। जहाँ मंदिर से उड़ती स्वर लहरियां परिवेश को आध्यात्मिक बनाती हैं, वहाँ रावी नदी की मस्त रवानगी और पहाड़ियों से आती शीतल हवा के झोंके से सैलानियों की ताजगी का एहसास कराते हैं। चंबा का इतिहास धर्म, कला और पर्यटन की मनोहारी मेला है और चंबा के लोग अलमस्त फक्कड़ तबीयत के चंबा की पहाड़ियों की जो जो हम पार करते हैं, आश्चर्यों के कई वर्ग सामने खुल चले आते हैं। प्रकृति अपने दिव्य सौंदर्य की झलक दिखलाती है। चंबा के सौंदर्य को आत्मसात करने के बाद ही डॉक्टर बोलगा ने अचंबा कहा होगा। चंबा का यह सौभाग्य रहा है कि उसे एक से एक बढ़कर कलाप्रिय, धर्मप्रिय और जन सेवा राजा मिला। इन राजाओं ने कला में न ही सिर्फ यहाँ की लोक कला फली फूली, अपितु इनकी ख्याति चंबा की सीमा से परे पार करके पूरे भारत में फैल गई। इन कलाप्रिय नरेशों ने राज श्री सिंह 1884, राजा राम सिंह 1873 व राजा भूरी सिंह 1904 में के नाम के विशेष रूप से उल्लेखनीय है। वास्तुकला हो, भित्ति चित्रकला, मूर्ति कला या काष्ठ कला हो, जितना प्रोत्साहन इन्हें चंबा में मिला शायद ही कहीं अन्यत्र कहाँ मिला होगा। चंबा की कला शैली ने खास अपनी पहचान बनाई। किसी घाटी की ऊंचाई पर खड़े होकर देखो तो समूचा शहर भी एक अनूठा कलाकृति जैसा दिखता है। तो ये तो हो गया हमारा गद्यांश। अब चलिए गद्यांश से संबंधित सवाल भी देख लेते हैं कि चंबा का इतिहास धर्म और पर्यटन को कैसा मेला है। मन को हरने वाला है, दर्द देने वाला है, नापसंद करने वाला है, ठीक ठाक है। तो चंबा का इतिहास धर्म और पर्यटन को कैसा मेला है, तो आप बताएंगे मन को हरने वाला है। ऑप्शन नंबर के ये हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। स्टूडेंट देखिए, 5 क्वेश्चन आपको आपके गद्यांश से आएंगे, वो भी गद्यांश से संबंधित ही होंगे।
तो इसलिए 5 क्वेश्चन आपके आपके हाथ में है। 5 क्वेश्चन का मतलब ये है कि आपको 10 नंबर फ्री फंड के मिलेंगे। अगर आप ये ध्यान सही कर लेते हैं तो आपके 10 क्वेश्चन 10 नंबर कहीं नहीं गए। पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ कि डॉक्टर वोल्गा ने चंबा को अचंबा कब कहा? वहां से आने के बाद, अनुभव के बाद, या किसी से सुनने के बाद, या देखने के बाद। जो डॉक्टर वोल्गा थे उन्होंने चंबा को अचंबा कब कहा था? तो आप बताएंगे उन्होंने अपने अनुभव के बाद क्या है, चंबा को अचंबा कहा था। ऑप्शन नंबर के भी ये राइट आंसर हो जाएगा। चलिए मूव ऑन करेंगे नेक्स्ट स्लाइड पर। जो अगला क्वेश्चन इस अध्याय से संबंधित है, क्वेश्चन नंबर 18 है कि चंबा को सौभाग्यशाली क्यों कहा गया है? राजाओं के कारण, प्रजा के कारण, स्थिति के कारण, या परिस्थिति के कारण। तो चंबा को सौभाग्यशाली क्यों कहा जाता है? तो वहां पर क्या है, राजाओं के कारण क्या है चंबा को सौभाग्यशाली कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 18 का जो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर के, ये हमारे स्टूडेंट क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। चलिए मूव ऑन करेंगे नेक्स्ट स्लाइड पर। क्वेश्चन नंबर 19 है कि चंबा की किस शैली ने अपनी पहचान बनाई? सिलाई ने बनाई, खेती ने बनाई, कलम शैली ने बनाई, कि बागबानी ने बनाई। तो लास्ट की स्लाइड में आपने देखा होगा कि चंबा की जो कलम शैली थी उसने अपनी विशेष पहचान बनाई थी। ऑप्शन नंबर के सी, ये हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि चंबा की घाटी कहाँ पर, तो आप बताएंगे चंबा की जो घाटी है वो हिमाचल प्रदेश में आती है। ऑप्शन नंबर के सी हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। चंबा घाटी कहाँ पर, हिमाचल प्रदेश में, ये भी आप साथ में याद रखेंगे। चलिए बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ कि वशीकृत शब्द का समानार्थी शब्द अनुच्छेद में से पहचानिए। ख्याति है, मंत्रमुग्ध है, उल्लेखनीय है, कि सलाहनीय है। जो वशीकृत शब्द है इसका आपको समानार्थी शब्द जो 4 ऑप्शन दिए इसमें से आपको पहचानना है। तो फटाफट से आप बताएंगे क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो आपने पता होगा जो आपके ध्यान में एक मंत्र मुग्ध शब्द आया था जो क्या है वशीकृत का समानार्थी शब्द है। ऑप्शन नंबर के बी, ये भी हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 16 से लेकर क्वेश्चन नंबर 20 तक क्या थे, जो आपके 5 क्वेश्चन थे, ये आपको गद्यांश से संबंधित क्वेश्चन मिले। अगर आपने 5 के 5 सवाल सही कर दिए, 5 को अगर मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो आपको 10 नंबर क्या है फ्री फंड के आपको सिर्फ गद्यांश से ही मिल जाते हैं। तो समझ सकते हैं कि गद्यांश आप सभी के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन नंबर 21 आप सबके सामने कि निम्नलिखित प्रश्नों में से 4 विकल्प में से उस सही विकल्प का चयन करें जो दिए गए पद के उचित अलंकार का रूप सबसे अच्छा मिलता है। भिखारिन के देखकर पाठ देत बार बार, श्लेष अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार, रूपक अलंकार, का उत्प्रेक्षा अलंकार। तो भिखारिन को देखकर पट देत बार बार, तो ये है हमारा पंक्ति, और इस पंक्ति में जो अलंकार छिपा है वही आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 21 का फटाफट से आप मुझे करेक्ट आंसर करके बताएंगे, क्योंकि मैं आपसे के आंसर को देखना चाहती हूँ। तो आप बताएंगे इसमें हो जाएगा श्लेष अलंकार, क्योंकि आप देखेंगे पट, पट का जो एक शब्द है लेकिन इसके अर्थ अनेक है। आपने सुना होगा परिभाषा आपको लिखाते हैं कि शब्द एक अर्थ अनेक अलंकार श्लेष। तो ऑप्शन तो हो जाएगा हमारा ए। चलिए कुछ डिटेल देख लेते हैं कि इसमें जो पट शब्द है इसके दो अर्थ क्या हो जाएंगे। एक पट का मतलब हो जाएगा बस, और दूसरे पट का मतलब हो जाएगा दरवाजा। जहाँ किसी शब्द के एक से अधिक अर्थ निकलते हो वहां पर श्लेष अलंकार होता है। तो यही क्या है, यही हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि पट क्या है, एक पट का मतलब हो जाएगा वस्त्र, और दूसरे पट का मतलब हो जाएगा दरवाजा। इस प्रकार से ये हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। ऑप्शन नंबर के ये हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए मूव ऑन करेंगे नेक्स्ट स्लाइड पर। क्वेश्चन नंबर 22 आप सभी के सामने है कि निम्नलिखित प्रश्नों में से 4 विकल्प में से उस सही विकल्प का चयन करें जो रेखांकित शब्दों को सही अव्यय के भेद हो। सबसे आपको बताना है कि सबने उसे बुरा कहा लेकिन वह अच्छा बना। सवाल आपके सामने है कि सबने उसे बुरा कहा लेकिन वह अच्छा बना। आपको बताना जो रेखांकित शब्द है वो अव्यय के कौन से भेद का है। विस्मय बोधक अव्यय है, संबंध बोधक अव्यय है, समुच्चय बोधक अव्यय है, या क्रिया विशेषण अव्यय है। जो लेकिन शब्द है वो अव्यय के कौन से भेद का प्रकार है वही आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 22 आपके सामने, तो आप बताएंगे जो लेकिन हो जाएगा वो समुच्चय बोधक शब्द बन जाएगा। ऑप्शन नंबर के सी, ये हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। रेखांकित शब्द में जो लेकिन है वो समुच्चय बोधक शब्द का अव्यय है। ऐसे पद अव्यय जो क्रिया या संज्ञा की विशेषता न बतलाकर एक वाक्य या पद का संबंध दूसरे वाक्य पद से जोड़ते हैं वह समुच्चय बोधक अव्यय कहलाते हैं। तो समुच्चय बोधक अव्यय लेकिन जो है वो मैंने आपको एक परिभाषा के माध्यम से बता दिया है। परिभाषा आप सभी को समझ में भी आई होगी। अब मूव ऑन करेंगे नेक्स्ट स्लाइड पर। अगला क्वेश्चन मैं आप सभी के सामने रख रही हूँ, फटाफट से आप इस क्वेश्चन का आंसर भी करेंगे। क्वेश्चन नंबर 123 है कि निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करना है जो अशुद्ध वाक्य के शुद्ध रूप का सबसे अच्छा विकल्प है। यानी कि आपको जो यह दिया है कि विद्यालय में बाएं बड़ा सा मैदान है, यानी कि विद्यालय में बाएं बड़ा सा मैदान है, ये एक वाक्य है जो ये अशुद्ध है।
लेकिन आपको इससे संबंधित 4 विकल्प दिए हुए हैं। सबसे अच्छा, सबसे उपयुक्त शुद्ध वाक्य कौन सा बनेगा वही आपको बताना है। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। विद्यालय में बाएं बड़ा मैदान है, विद्यालय की बाईं ओर बड़ा सा मैदान है, विद्यालय में बड़ा सा मैदान है। क्या विद्यालय के बाएं बड़ा सा मैदान है या मैदान का भाग है? तो फटाफट से क्वेश्चन नंबर 23 का जो आपको सही आंसर लगता है, सही वाक्य बनता है इस अशुद्ध वाक्य का, वही मुझे क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर करके बताएंगे। तो आप बताएंगे क्वेश्चन नंबर 23 का जो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर के बी। आप बताएंगे विद्यालय की बाईं ओर बड़ा सा मैदान है, ऑप्शन नंबर के बी। ये हमारे क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर बन जाएगा। आशा है कि आप सभी ने भी क्वेश्चन को अच्छा किया होगा और सही आपने पकड़ भी लिया होगा जो आपने राइट आंसर को लगाया होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो बताता है कि जहां छंद के सभी चरण समान होते हैं उसे क्या कहा जाता है। यानी कि आपने पढ़ा होगा ऐसा छंद कौन सा है जिसके सभी चरण में समान समान मात्राएं होती हैं, आप उसको क्या कहेंगे? विषम मात्रिक छंद कहेंगे, अर्ध मात्रिक छंद कहेंगे, सम मात्रिक छंद कहेंगे, क्या मात्रिक छंद कहेंगे? तो आपको उस छंद का मान नाम बताना है जहाँ पर सभी चरण समान होंगे, तो आप बताएंगे उसको सममात्रिक छंद कहते हैं। ऑप्शन नंबर के सी ये हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। जिसमें ऐसा छंद जिसमें सभी चरणों में समान समान मात्रा होती है उसको आप सममात्रिक छंद कहते हैं। ऑप्शन नंबर के सी हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। मूव ऑन करेंगे नेक्स्ट स्लाइड पर। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने है। क्वेश्चन नंबर 25 है। निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे का सही अर्थ वाला विकल्प है। घाट घाट का पानी पीना यानी कि प्यास बुझाना, खुशी मनाना, लज्जित होना के बहुत अनुभवी होना। तो घाट घाट का पानी पीना ये आपके सामने मुहावरा है। इस मुहावरे का आपको ऑप्शन के माध्यम से सही क्वेश्चन का आपको चुनना है। तो फटाफट से क्वेश्चन नंबर 25 का सभी बच्चे मुझे राइट आंसर से बताएंगे। तो आप बताएंगे जो घाट घाट का पानी पीता है उसको कहते हैं बहुत अनुभवी होना, ऑप्शन नंबर के डी। ये हमारे क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर बन जाएगा। अब मूव ऑन करेंगे नेक्स्ट स्लाइड पर। क्वेश्चन नंबर 26 आप सभी के सामने है कि निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो बताता है कि जहां किसी हानि के कारण शोक भाव उपस्थित होता है वहां किस भाव की उपस्थिति रहती है। बताएंगे जहां पर किसी भी हानि के कारण शोक भाव उपस्थित होता है, तो आप बताएंगे कि ऐसा कौन सा रस होता है जिसका स्थायी भाव क्या होता है, शोक होता है, वही आपको बताना है। लेकिन क्वेश्चन थोड़ा घुमा फिरा के पूछा है जैसे कि हम लोग डर जाएं। क्वेश्चन सीधा सा इतना है कि ऐसा कौन सा रस होता है जिसका स्थायी भाव शोक होता है। हास्य, वीर रस, वात्सल्य रस के करुण रस। तो आप कहेंगे जो करुण रस का स्थायी भाव होता है वो क्या होता है, शोक होता है। सीधा सा सवाल है, ऑप्शन नंबर के डी ये हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। आई होप आप सभी को यह जानकर भी अच्छा लगा होगा। अब मूव ऑन करें क्वेश्चन नंबर 27 पर कि निम्नलिखित प्रश्नों में से उस निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो निर्देश अनुसार वाक्य परिवर्तन वाला सही है। यानी कि आपको एक वाक्य दिया है कि राधा स्कूटी चला रही है, इसको आपको भाव वाक्य में परिवर्तन करके बताना है। अगर मैं स्टूडेंट आपसे सवाल पूछूं कि वाच्य कितने प्रकार के होते हैं तो आप बताएंगे वाच्य 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है कर्म वाच्य, एक होता है कर्तरी वाच्य और एक होता है भाव वाच्य। तो वाच्य कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। ऑप्शन में आप सभी के सामने रखा है कि राधा स्कूटी चला रही है, इसको आपको भाव वाच्य में परिवर्तित करके बताना है। ऑप्शन है राधा से स्कूटी चलाई जाती है, राधा से स्कूटी चलती है, राधा स्कूटी चलाई कि राधा ने स्कूटी चलाई। तो राधा स्कूटी चला रही है इसको आपको भाव वाच्य में परिवर्तित करके बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 127 का सभी मुझे राइट आंसर करके बताएंगे। मैं सभी के क्वेश्चन का कर रही हूँ इंतजार, तो फटाफट से आप मुझे क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर करके बता देंगे। तो आप बताएंगे राधा से स्कूटी चलाई जाती है, यही क्या है, भाव वाच्य परिवर्तित वाक्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर के ये हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। तो आप बताएंगे राधा से स्कूटी चलाई जाती है क्रिया का वह रूपांतरण जिससे वाक्य की क्रिया या भाव की प्रधानता का बोध होता है, आप उसे क्या है, भाव वाच्य कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर के ए ही हमारे क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर बनेगा। अगली तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन आपको नेक्स्ट स्लाइड पर है। क्वेश्चन नंबर 28 है कि कौन सा विकल्प उद्धरण चिन्ह का है। यानी कि आपको ऐसा बताना है कि कौन सा जो विकल्प है उसमें उद्धरण चिन्ह है, वही आपको बताना है। पद्मा, श्री, श्रीमती, यशमा सेना, माता ने कहा बेटा सदा उन्नति करो, वाह कितना मजा आ गया, तुम्हारी परीक्षा कब से शुरू होगी। तो आपको ऐसा वाक्य चुनना है, ऐसा विकल्प चुनना है जिसमें उद्धरण चिन्ह का प्रयोग हुआ है।
तो आप बताएंगे ऑप्शन नंबर के, ये हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि आपको देखेंगे यहाँ पर क्या है, सिंगल उद्धरण चिन्ह का प्रयोग हुआ है, जैसे क्या पद्मा, श्री, श्रीमती, श्यामा, चूना। तो ये क्या है, ऑप्शन नंबर के, ये हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसी में क्या है, उद्धरण चिन्ह का उपयोग किया गया है। तो ऑप्शन नंबर के ये हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 129। निम्नलिखित प्रश्नों में चार विकल्प में दिए गए शब्द के सही समास वाला विकल्प को पहचानना है। तो आपको एक शब्द दिया है चक्रधर, इससे सही समास वाला विकल्प पहचानना है। ऑप्शन है चक्र है धर में जिसके, चक्र है अधर में जिसके, चक्र धारण किया है जिसने, के चक्र है घर में जिसके। तो चक्रधर का शब्द है, सही समास वाला विकल्प आपको पहचानना है। तो क्वेश्चन नंबर 129 का सभी मुझे देंगे राइट आंसर करके। तो आप बताएंगे ऑप्शन नंबर के सी, चक्र को धारण किया है जिसने, उसको बोलते हैं चक्रधर, और चक्र को धारण करने वाले भगवान कौन होते हैं, भगवान विष्णु। तो ऑप्शन नंबर के सी ये हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। और अगर मैं आपसे पूछूं कि चक्रधर में कौन सा समास है, तो आप बताएंगे चक्रधर में क्या है, बहुविध समास है, क्योंकि ना तो इसमें उत्तर पद और ना ही पूर्व पद प्रधान होता है, बल्कि इसमें क्या कोई अन्य पद या तीसरा पद ही प्रधान होता है। तो चक्रधर का जो समास विग्रह बनेगा, चक्र धारण किया है जिसने, अर्थात भगवान विष्णु। ऑप्शन नंबर के सी ये हमारे क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर बन जाएगा। अगली तरफ चलेंगे, अगला क्वेश्चन नंबर 130 है कि निम्नलिखित प्रश्नों में चार विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से उस विकल्प का चयन करें जो शब्द या वाक्य का सबसे अच्छा एक शब्द विकल्प है। रात को घूमने वाला, यानी कि जो रात को घूम, यानी कि आपको एक शब्द दिया गया है, उस शब्द के लिए आपको एक शब्द बताना है कि रात को घूमने वाले के लिए आप कौन सा शब्द इस्तेमाल करेंगे। ब्राह्मणीय बोलेंगे, तपस्वी बोलेंगे, निशाचर कहेंगे कि अजर कहेंगे। तो रात में चरने वाला या रात में घूमने वाले व्यक्ति को आप क्या कहेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 30 का आप राइट जवाब देंगे, तो आप बताएंगे रात में चरने वाले या रात में घूमने वाले को निशाचर कहते हैं। ऑप्शन नंबर के सी ये हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, कि रात में जो घूमते हैं उनको राक्षस भी बोल देते हैं, और राक्षस का जो पर्यायवाची होता है वो क्या हो जाएगा आपको, वो हो जाएगा आपका निशाचर। ऑप्शन नंबर के सी हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। निशा का मतलब होता है रात, और चर माने होता है चलने वाला, तो निशाचर ऑप्शन नंबर के सी ये हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। और क्वेश्चन को सिर्फ घुमा फिरा कर पूछने का सीधा सीधा मतलब ये है कि एग्जामिनर आपको डराना चाहता है और आपका टाइम वेस्ट कराना चाहता है। क्वेश्चन नंबर 31 है कि निम्नलिखित प्रश्नों में चार विकल्प दिए गए हैं, जिसमें से एक शब्द के अनेकार्थी शब्दों का एक अर्थ है, उस शब्द को चुनना है। यानी कि मुद्रा, आपको एक शब्द दिया गया है, उसका अनेकार्थी शब्द भी आपको चुनना है। रूप है, भाग है, पर्वत है, गोद है। तो मुद्रा का एक अनेकार्थी शब्द क्या होगा, फटाफट से क्वेश्चन नंबर 31 का आप मुझे राइट आंसर करके बताएंगे। तो आप बताएंगे मुद्रा का मतलब होता है रूप। जैसे ना कहते हैं ना कि आप ओम की मुद्रा में बैठ जाइए, सिंह की मुद्रा में बैठिएगा, बंदर की मुद्रा में बैठिएगा, ये वाले रोग की मुद्रा में बैठिएगा। तो मुद्रा का मतलब होता है कि एक रूप ले लेना। ऑप्शन नंबर के ये क्या हो जाएगा, मुद्रा का अनेकार्थी शब्द हो जाएगा। ऑप्शन नंबर की ये हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। आई होप आप सभी को क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे, और मुझे यकीन है कि जितना सेशन आसान है PYQ, आप सभी सारे क्वेश्चन बनाकर लेकर जा रहे होंगे। अगर आप अच्छे से क्वेश्चन बना पा रहे हैं तो आप समझिएगा कि सफलता आप सभी के बहुत करीब है। लेकिन अगर आप भी इतने इजी PYQ को अगर नहीं बना पा रहे हैं तो आपके लिए तैयारी बहुत ही सीरियस करनी पड़ेगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 पर चलते हैं कि निम्नलिखित प्रश्नों में चार विकल्पों में से सही कर्ता कारक को पहचानिए। रोहन ने हॉकी खेली, तो उसमें आपको सही कर्ता कारक बताना है। रोहन है, नी है, क्या हॉकी है, क्या खेली। तो कर्ता कौन हो जाएगा, कर्ता हो जाएगा रोहन, क्योंकि रोहन के द्वारा ये क्या है, हॉकी खेली जा रही है। तो क्वेश्चन नंबर 32 का जो राइट आंसर बनेगा, फटाफट बताइए। आपको यहाँ पर कर्ता कारक बताना है, यानी कि कर्ता कारक, यानी कि जो उसमें कर्ता का जो पर्सक चिन्ह है वही आपको बताना है। यानी रोहन क्या हो जाएगा कर्ता, और कर्ता ने क्या खेली, ने। तो ने क्या हो जाएगा यहाँ पर, कर्ता कारक हो जाएगा, यानी कि ने यहाँ पर पर्सक है। तो ऑप्शन नंबर के बी हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। रोहन कर्ता हो जाएगा, और कर्ता का जो पर्सक चिन्ह है वो क्या होगा, ने। इसलिए हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर के बी। क्वेश्चन नंबर 132 का राइट आंसर बन जाएगा। चलेंगे अगली तरफ, अगला क्वेश्चन भी आप सभी के सामने। क्वेश्चन नंबर 33 है कि नीचे दिए गए प्रश्न का सही विकल्प पहचानिए और कर्ता का अर्थ क्या होता है वो आपको बताना है। जो संबंध जोड़े, जो कार्य करे, जिससे काम हो, क्या जिसका काम हो। तो कर्ता आप किसको कहेंगे, यानी कर्ता का अर्थ क्या होगा, कर्ता को किस अर्थ में आप यूज करते हैं, वही आपको विकल्प में ऑप्शन दिए हैं। सटीक विकल्प को पहचान कर फटाफट से आप मुझे आंसर करके बताएंगे कि कर्ता का अर्थ क्या होता है। जो संबंध जोड़े उसको, जो कार्य करे उसको, जिससे काम हो उसको, या जिसका काम हो उसको। तो क्वेश्चन नंबर 33 का राइट आंसर हो जाएगा जो कार्य करे उसको कर्ता कहते हैं। जैसे कि अभी आया था
कि रोहन ने हॉकी खेली, तो हॉकी किसके द्वारा खेली गई, काम किसके द्वारा किया गया, तो आप बताएंगे रोहन के द्वारा काम किया गया था। तो रोहन क्या था, वहां पर करता था। ऑप्शन नंबर के बी, जो कार्य करे आप उसको करता कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 33 का सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर के बी। चलिए मूव ऑन करेंगे नेक्स्ट स्लाइड पर। अगला क्वेश्चन नंबर 34 आप सभी के सामने है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में दिए गए वाक्य का सही काल वाला विकल्प पहचानिए। आज वर्षा होगी, यानी कि आपको आज वर्षा होगी इस वाक्य का कौन सा वाक्य किस काल में है वही आपको बताना है। तो सही काल वाला विकल्प आपको पहचानना है। सामान्य वर्तमान काल का है, संभाव्य वर्तमान काल का है, सामान्य भविष्य काल का है, भूतकाल का है। तो आज वर्षा होगी, क्वेश्चन नंबर 34 का राइट आंसर क्या बनेगा, तो आप बताएंगे सामान्य भविष्य काल, आज वर्षा होगी, ऑप्शन नंबर के सी, ये हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। चलिए मूव ऑन करेंगे नेक्स्ट स्लाइड पर। अगला क्वेश्चन भी आप सभी के सामने है। क्वेश्चन नंबर 35 है कि निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्पों में से सही सकर्मक क्रिया का उदाहरण पहचानिए। कशिश हंस रही है, चिड़िया उड़ रही है, सूरज उग रहा है, सीता वीणा बजा रही है। तो सही सकर्मक क्रिया का उदाहरण पहचानिए, यानी कि ऐसा कौन सा वाक्य है जिसमें सकर्मक क्रिया का यूज हुआ है, उपयोग किया गया है। क्वेश्चन नंबर 35 का फटाफट से आपने राइट आंसर करके बताएंगे। तो आप बताएंगे सीता वीणा बजा रही है, ऑप्शन नंबर के डी, ये हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए कशिश हंस रही है, क्या हंस रही है कुछ नहीं पता, चिड़िया उड़ रही है, क्या उड़ रही है यही नहीं पता, सूरज उग रहा है, क्या उग रहा है ये भी नहीं पता, लेकिन सीता बजा रही है क्या, वीणा। तो आपको यहाँ पर क्या है, क्या करने से आपको कर्म का पता चल रहा है, इसलिए जो सकर्मक क्रिया हो जाएगी वो भी हो जाएगी हमारी ऑप्शन नंबर के डी। तो इसलिए क्वेश्चन नंबर 35 का जो राइट आंसर बनेगा, सीता वीणा बजा रही है, ऑप्शन नंबर के डी, ये हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए मूव ऑन करेंगे नेक्स्ट स्लाइड पर। अगला क्वेश्चन फिर से आप सभी के सामने आ गया है। फटाफट से क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा और आंसर करने के बाद अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 36 है कि निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्प दिए गए हैं, जिसमें से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का सही स्थित पुल्लिंग शब्द है। साम्राज्ञी आपको एक शब्द दिया गया है, आपको इसका स्थित यानी कि पुल्लिंग शब्द आपको बताना है। राजा हो जाएगा, महाराजा हो जाएगा, सम्राट हो जाएगा, का बादशाह हो जाएगा। तो साम्राज्ञी शब्द जो एक स्त्रीलिंग शब्द है, इसको हमको पुल्लिंग शब्द में परिवर्तित करके बताना है। तो साम्राज्ञी का जो पुल्लिंग शब्द बनेगा वो बनेगा सम्राट, ऑप्शन नंबर के डी, ऑप्शन नंबर के सी, ये हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। रानी का स्त्रीलिंग पुल्लिंग राजा होगा और महारानी का पुल्लिंग क्या हो जाएगा, महाराजा। इस प्रकार से क्या है, आप अपने क्वेश्चन का आंसर भी लगा सकते हैं। अगर आपको अदर चीज से पूछेगा तब भी आप अपने क्वेश्चन का आंसर बनाकर ले जाएंगे। चलिए मूव ऑन करेंगे नेक्स्ट स्लाइड पर। क्वेश्चन नंबर 137 है कि नीचे दिए गए शब्द का सही बहुवचन रूप वाला विकल्प पहचानिए। चिड़िया, तो चिड़िया का चिड़िया हो जाएगा, चिड़िए हो जाएगा, चिड़ियो हो जाएगा कि चिड़ा हो जाएगा। तो आपको जो चिड़िया शब्द दिया है इसका सही बहुवचन वाला विकल्प आपको पहचानना है। फटाफट से क्वेश्चन नंबर 37 का जो सही जवाब बनेगा, मुझे लगता है कि इससे हल्का जवाब तो आप सभी के लिए नहीं होगा। तो चिड़ा का जो शब्द सही बनना है वो बन जाएगा चिड़िया। इसमें क्या है, या की मात्रा जो है जो आपका वो होता है चंदा की मात्रा के द्वारा इसको जोड़ दिया जाएगा और ऑप्शन नंबर के ए, ये हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन नंबर 38 आप सभी के सामने है कि निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो वर्ण स्वर की सहायता से बोले जाएंगे, जिन्हें कहा जाता है स्वर, व्यंजन, वर्णमाला या ध्वनियां। तो क्वेश्चन नंबर 38 का सही जवाब बताएंगे। तो आप बताएंगे कि वर्ण स्वर की सहायता से जो बोले जाते हैं उन्हें क्या कहेंगे, आप बताएंगे व्यंजन वे शब्द होते हैं जिनको बोलने के लिए स्वर की सहायता की आवश्यकता पड़ती है, ऑप्शन नंबर के बी, ये हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे स्वर जिनको स्वतंत्र माध्यम से बोला जा सकता है उनको आप स्वर कहेंगे, लेकिन ऐसे शब्द जिनको स्वतंत्र माध्यम से नहीं बोला जाता बल्कि उनको बोलने के लिए हमको स्वर की आवश्यकता पड़ती है, उनको हम व्यंजन कहते हैं। और वर्णमाला में 2 प्रकार के शब्द होते हैं, स्वर होते हैं, व्यंजन होते हैं, उन सभी से मिलकर हमारी वर्णमाला तैयार होती है। तो ऑप्शन नंबर के 38 का जो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर की बी, ये हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 139 आप सभी के सामने है कि निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो बताता है कि व्यंजन को स्वर रहित दिखाने के लिए किस चिन्ह का उपयोग किया जाता है, अनुस्वार का, अनुनासिक का, हलंत का या स्वर का। यानी कि आपको बताना है कि अगर आपको व्यंजन को स्वर रहित दिखाना है तो कौन से चिन्ह का आप प्रयोग करेंगे, कि पता चल जाएगा कि इस व्यंजन में स्वर का यूज नहीं किया गया है। तो फटाफट से 139 का आप मुझे आंसर करके बताएंगे। तो आप बताएंगे व्यंजन को स्वर रहित दिखाने के लिए आप हलंत का
चिन्ह का यूज करते हैं। इस हलन को इस प्रकार से लगा देते हैं, जैसे कि मैं बताऊँ आपको, अगर मैं आपको बताऊँ क्या कर लिखना है। अगर ये क्या, अभी तो इसमें स्वर जुड़ा है, अगर मैं क्या में से स्वर को हटा दूंगी तो इसमें से हलंत लगा देंगे और प्लस का इसमें ए भी लिख देंगे। तो यानी कि क्या है कि यह क्या जो है स्वर रहित है। अगर मैं इसमें क्या ए जोड़ दूंगी तो हमारा क्या कुछ इस प्रकार का दिखेगा। इस प्रकार से अगर आपको कोई भी व्यंजन स्वर रहित दिखाना है तो कौन सा चिन्ह लगाएंगे आप बताएंगे, उसमें आप हलंत का चिन्ह लगाते हैं। ऑप्शन नंबर के 139 राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर के सी। चलिए मूव ऑन करेंगे 140 पर। निम्नलिखित प्रश्नों में चार विकल्पों में से संज्ञा शब्द से बनने वाले सही विशेषण शब्द को पहचानना है। यानी कि जो शक्ति शब्द है एक संज्ञा शब्द है, इससे बनने वाला आप विशेषण शब्द पहचानना है। ऑप्शन है आप सभी के सामने शक्ति वर्धक, शक्तिशाली, शक्ति रोधक या सशक्त। तो क्वेश्चन नंबर 40 का जो राइट आंसर बनेगा, शक्ति एक क्या है संज्ञा शब्द है, इससे बनने वाला विशेषण शब्द कौन सा होगा तो आप बताएंगे शक्तिशाली। ऑप्शन नंबर के बी ये हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। और आई होप आप सभी ने सही क्वेश्चन का आंसर भी किया होगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन नंबर 144 आप 141 आप सभी के सामने है कि निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से रेखांकित शब्द के आधार पर सर्वनाम का सही भेद को पहचानिए। कोई आपसे मिलने आया है, कोई आपसे मिलने आया है, इसका क्या है आपको सर्वनाम का सही भेद पहचानना है। यानी कि यह वाक्य किस प्रकार का है, अनिश्चय वाचक सर्वनाम का है, प्रश्न वाचक सर्वनाम का है, संबंध वाचक सर्वनाम का है, क्या निजवाचक सर्वनाम का है। तो कोई आपसे मिलने आया है, यह वाक्य किस प्रकार का है। तो फटाफट से क्वेश्चन नंबर 141 का आप मुझे सही जवाब करके बताएंगे। तो आप बताएंगे कोई मिलने आया है, इसमें क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम काल। ऑप्शन नंबर के ये हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा, क्योंकि कोई क्या है एक अनिश्चयवाचक सर्वनाम, एक अनिश्चयवाचक शब्द है, इसलिए यह अनिश्चयवाचक सर्वनाम बन जाएगा। ऑप्शन नंबर के राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन नंबर 142 है कि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत को प्रसिद्ध रचना कौन सी थी। तो हरिओत सिंह उपाध्याय की प्रसिद्ध रचना कौन सी थी, झरना थी, प्रिय प्रवास थी, प्रेम प्रलाप थी, क्या अंधा युग था। तो आप बताएंगे क्वेश्चन नंबर 42 का राइट आंसर क्या होगा, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है बहुत फेमस क्वेश्चन है और अधिकतर यह यूपी के एग्जाम में पूछा जाता है। तो आप बताएंगे प्रिय प्रवास क्या है, हरिओत सिंह उपाध्याय के प्रमुख रचना है। तो क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर के बी झरना हो जाएगी आपकी जयशंकर प्रसाद की। ये भी आप याद रखें क्योंकि यह रचना काफी बार पूछी गई है। अगला अंधायुग, अंधायुग हो जाएगी धर्मवीर भारती की। ये भी आप स्टूडेंट याद रखेंगे क्योंकि यह क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा चुका है। लेकिन हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर के बी, ये हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर देखेंगे 143 कि निम्नलिखित प्रश्नों में चार विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो बताता है कि फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित उपन्यास कौन सा था। मधुशाला था, मैला आंचल था, मुद्रा राक्षस था, कि मृगनयनी था। तो आप बताएंगे फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित उपन्यास कौन सा है। फटाफट से 143 का राइट आंसर करके बदी बताएंगे। मैं आप लोगों के राइट आंसर का इंतजार कर रही हूँ। तो मधुशाला किसकी हो जाएगी, हरिवंश राय बच्चन की हो जाएगी। मुद्रा राक्षस किसकी हो जाएगी, विशाख दत्त की हो जाएगी। और मृगनयनी किसकी हो जाएगी, ये हो जाएगी मुल्ला दाऊद की। आप बताएंगे जो हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा मैला आंचल किसकी हो जाएगी, फणेश्वर नाथ रेणु की हो जाएगी। और फणेश्वर नाथ रेणु ये जो मैला आंचल है ये एक आंचलिक क्षेत्र पर आधारित रचना है। ऑप्शन नंबर के बी ये हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। तो कभी कभी आपसे पूछा जाता है जो फणेश्वर नाथ रेणु थे या कैसी कविताएं लिखे, तो आप बताएंगे ये आंचलिक कविताएं लिखते थे, आंचलिक क्षेत्र पर आधारित रचनाएं करते थे। इसलिए क्या है ऑप्शन नंबर के बी मैला आंचल फणेश्वर नाथ रेणु की रचित उपन्यास हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने है। क्वेश्चन नंबर 144 है कि निम्नलिखित चार प्रश्नों में चार विकल्प दिए गए हैं, उस विकल्प को आपको सही उत्तर चुनना है जिसमें उपसर्ग और प्रत्यय दोनों शब्द नहीं है, नहीं होते उसको क्या बोलते हैं, क्रिया कहते हैं, अव्यय बोलते हैं, शब्दांश कहते हैं, कि सर्वनाम कहते हैं। आपको बताना है उपसर्ग और प्रत्यय दोनों ही शब्द नहीं है, ऐसा कौन सा शब्द है, क्रिया है, अव्यय है, शब्दांश है या सर्वनाम है। तो क्वेश्चन नंबर 144 का मुझे राइट आंसर बताएंगे। तो आप बताएंगे जो शब्दांश होते हैं ये क्या है, उपसर्ग और प्रत्यय जिन शब्दों में नहीं होते उनको शब्दांश कहते हैं। ऑप्शन नंबर के सी ये हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। बताएंगे उपसर्ग और प्रत्यय दोनों ही नहीं बल्कि शब्दांश होते हैं, वाक्य में इनका अकेला प्रयोग नहीं होता है। उपसर्ग और प्रत्यय में केवल इतना ही अंतर होता है कि उपसर्ग किसी भी शब्द के पहले लगते हैं और प्रत्यय क्या है बाद में लगते हैं। लेकिन आप क्या है इनको शब्द नहीं बल्कि इनको शब्दांश होते हैं। ये उपसर्ग और प्रत्यय क्या है ये आपस में स्वर
एक शब्द नहीं होते हैं, बल्कि क्या है, शब्द के अंश होते हैं। ये केवल वाक्य में आगे या पीछे जुड़ते हैं, जिससे क्या है, शब्द को अर्थ को परिवर्तित कर देते हैं, या शब्द को पूरा कर देते हैं। अब बढ़ेंगे अगली तरफ। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने फटाफट से पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 45 है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से एक शब्द दिए गए शब्द का सही तद्भव रूप बचाना है। यानी कि आपको जो मक्षी का शब्द दिया है, इसका आपको सही तद्भव शब्द बताना है। मोर है, भोरा है, मेंढक है, क्या मक्खी है। तो हम बताएंगे जो मक्षी का शब्द है, ये एक तत्सम शब्द है। इस शब्द का आपको तद्भव रूप बताना है, तो कौन सा बनेगा, तो आप बताएंगे इसका बनेगा मक्खी। ऑप्शन नंबर के डी, क्वेश्चन नंबर 145 का राइट आंसर बन जाएगा। इतना आसान पेपर आप सभी के एग्जाम में पूछा गया है, तो आप सोच लीजिएगा। अब आपकी बारी है, आपके सामने वो स्वर्णिम मौका है। अगर आप चाहें तो आप अपनी नौकरी भी पक्की कर सकते हैं, क्योंकि इससे आसान पेपर तो आपको एग्जाम में नहीं मिलने वाला। क्वेश्चन नंबर 46 है कि निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो प्रत्यय से नहीं बना है। शिष्या है, शेरनी है, दयामय है, या परिचय है। तो कौन सा ऐसा शब्द है जिसमें प्रत्यय का उपयोग नहीं हुआ है। फटाफट से क्वेश्चन नंबर 46 का आप मुझे राइट आंसर बताएंगे। आप बताएंगे जो परिचय शब्द है, इसमें क्या है, प्रत्यय शब्द का उपयोग नहीं हुआ है। देखिए, शिष्या में आ शब्द आ प्रत्यय जुड़ा है, शेरनी में नी प्रत्यय जुड़ा है, और दया में मैं शब्द जुड़ा है। लेकिन परिचय में कोई भी प्रत्यय शब्द नहीं जुड़ा है, इसलिए हमारे क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा परिचय, हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। मूव ऑन करेंगे नेक्स्ट स्लाइड पर। क्वेश्चन नंबर 47 है कि निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्प में दिए गए शब्द के विपरीत अर्थ वाला विकल्प चुने। सन्यासी एक शब्द है, आपको इसका विलोम शब्द बताना है। तो विलोम शब्द को ही विपरीत अर्थ वाला शब्द भी कह देते हैं। तो सन्यासी का विलोम शब्द क्या बनेगा, गृहस्थ बनेगा, बैरागी बनेगा, शिष्ट बनेगा, कि सुलभ बनेगा। सन्यासी का मतलब होता है जिसने घर बार त्याग कर स्वयं संन्यास ले लिया हो, और स्वयं को क्या है, ये गृहस्थ जीवन से मुक्त कर लिया, उसको सन्यासी कहते हैं। लेकिन आपको सन्यासी का क्या है, आपको विपरीत अर्थ वाला शब्द बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 47 का जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा गृहस्थ। सन्यासी का मतलब होता है घर बार से दूर रहने वाला, मोह माया से मुक्त होने वाला। लेकिन जो गृहस्थी होता है, उसको घर बार से संबंध होता है, और वह मोह माया में लिप्त रहता है। ऑप्शन नंबर के ये हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। रागी का बैरागी हो जाएगा, शिष्ट का अशिष्ट हो जाएगा, सुलभ का असुलभ हो जाएगा। तो ये बनेंगे हमारे अन्य ऑप्शन के विलोम शब्द। लेकिन जो हमारे क्वेश्चन से पूछा गया सवाल है, वो बनेगा ऑप्शन नंबर के, ये हमारा राइट आंसर बन जाएगा गृहस्थ। अगला क्वेश्चन नंबर 148 आप के सामने है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो सही संधि विच्छेद वाला शब्द है। नारी इच्छा आपको एक शब्द दिया है, इसका आपको क्या है, सही संधि विच्छेद बताना है। ऑप्शन है नारी प्लस इच्छा, नर प्लस इच्छा, नारी प्लस इच्छा, के नारी प्लस इच्छा। तो नारी प्लस इच्छा का सही संधि विच्छेद क्या होगा, भैया आपको बताना है। तो आप बताएंगे नारी इच्छा में क्या है, दीर्घ संधि है। ये तो आपको पता चल गया इसमें दीर्घ संधि है, क्योंकि इसमें बड़ी ई और प्लस बड़ी ई छोटी ई मिलकर के क्या बन रही है, एक बड़ी ई बन जाएगी। तो जल्दी देखिएगा ऐसा आपको कहाँ पर मिलना है, तो ऐसा आपको मिल रहा है ऑप्शन नंबर ए में। तो क्वेश्चन नंबर 48 का जो राइट आंसर बनेगा नारी प्लस इच्छा, ऑप्शन नंबर के, ये हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। आज का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने है। क्वेश्चन नंबर 49 है कि निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्प दिए गए हैं, जिसमें से उस विकल्प का चयन करें जो शब्द का सबसे अच्छा विकल्प है। आपको बताना है नियत। तो नियत से संबंधित सबसे अच्छा विकल्प कौन सा हो जाएगा, वही आपको बताना है कि नियत एक शब्द है, इससे मिलता जुलता शब्द कौन सा है, निश्चित, इच्छा, तरफ, या गरीब। तो नियत शब्द का समानार्थी शब्द क्या बनेगा। क्वेश्चन नंबर 149 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा निश्चित। यानी कि यह नियत है, यह क्या है, यह एक निश्चित है कि सूरज क्या है, हमेशा पूरब से निकलेगा। यह नियत है कि सूरज पूरब से निकलेगा। नियत का मतलब होता है यूनिवर्सल ट्रुथ। यूनिवर्सल ट्रुथ को होते हैं निश्चित, वो उसको कभी टाले से टाला नहीं जा सकता। इसलिए नियत से संबंधित जो आपका शब्द है वो बनेगा ऑप्शन नंबर के, निश्चित। ये हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। तो आज का लास्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने है। मैं चाहूंगी कि सभी बच्चे इसका बहुत अच्छे से आंसर करेंगे। ऑप्शन है कि निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का समान अर्थ वाला शब्द है। यानी कि आपके पास एक शरीर शब्द है, शरीर का समान अर्थ वाला सही शब्द बताना है। कलेवर हो जाएगा, विपट हो जाएगा, पद्मा हो जाएगा, क्या महिला हो जाएगा। तो शरीर का संबंधित समान सही अर्थ वाला शब्द क्या बनेगा। तो क्वेश्चन नंबर 50 का राइट आंसर बनेगा कलेवर शरीर का समान अर्थ वाला सही शब्द बन जाएगा ऑप्शन नंबर के, ये हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो ये थी हमारी आज की टेस्ट सीरीज जो हमारी PYQ की फॉर्म में थी। ये जो हमारा टेस्ट पेपर है, ये 28 तारीख पहला महीना 2019 को प्रथम पाली में जो हिंदी का पेपर आपके सामने आया था,
वही मैंने आप सबके साथ डिस्कस किया है। पेपर कोई इतना हाई लेवल का नहीं था। अगर आप तैयारी भी अच्छे तरीके से है तो आप इस प्रकार के पेपर को बहुत आसानी से क्लियर कर सकते हैं और आप क्या है एक निश्चित कट ऑफ के साथ भी पहुंच सकते हैं, जहां पर आपको कोई भी भय नहीं रहेगा। अगर आपको इसी प्रकार से PYQ के सारे क्वेश्चन डिस्कस देखने हो, करने हो और अपनी तैयारी को आकलन करना हो, जांचना हो, तो आप हमारे साथ सुबह 10 बजे जुड़ सकते हैं। ये टेस्ट सीरीज ओनली ऑन यूपी पुलिस के लिए चलाई जा रही है और आज हमारा टेस्ट नंबर 10 था। आप सभी ने देखा होगा कितना आप सभी ने सवाल बनाया, कितनी आपने तैयारी की है, वो सभी आपको पता चल गई होगी। तो ये सेशन हमारा चलता है सुबह के 10 बजे। और अगर आप हमारे चैनल पर नए थे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना और बने रहना हमारे चैनल के साथ। मैं आप सभी की दोस्त अभिलाषा राजपूत आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। अगर आपको हमारे परिवार के साथ जुड़कर अच्छा लगता है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना और बने रहना हमारे चैनल के साथ। शाम को 6 बजे भी हमारा यूथ कंपटीशन का PYQ चलता है, जिसमें हम आपस में के साथ टॉप 50 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। वो भी हमारा फुल्ली डेडिकेटेड चैनल जो है, तो हमारा सेशन है वो भी यूपी पुलिस के लिए है, जहाँ पर हम 50 क्वेश्चन यूपी पुलिस से संबंधित जो PYQ में पूछे गए हैं ओनली ओन जीके जीएस के, मैं वहाँ पर आपके साथ डिस्कस करती हूँ। लेकिन सुबह के 10 बजे आपको घटना चक्र पर आधारित जितने भी PYQ जितने भी सालों में एग्जाम हुए हैं यूपी पुलिस से संबंधित वो सभी क्वेश्चन पेपर हम आपके साथ डिस्कस करते हैं। तो चलिए मैं आप सबसे लेती हूँ विदा, मिलते हैं अगले सेशन में जो जुनून के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।